Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 14th of April 2021। तो 14 अप्रैल 2021 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले आज के सवाल जिनके जवाब आपको देने हैं। पहला सवाल है एसिनेटोबैक्टर बौमैनी, एंट्रोसोकोकस फैसिलिस, एस्चेरिचिया कोलाई, दीज आर व्हाट? ऑप्शंस आर ए एजेंट्स ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, B. Pathogens that have the ability to develop resistance to antibodies. C. Drugs administered to livestock as painkillers या anti-inflammatory drugs. या D. Vectors that cause मलेरिया। तो इनमें से क्या है, ये सारी चीज़ें आपको बताने हैं। लेट मी टेल यू द आंसर ऑल्सो। आप अपनी तरफ से अटेम्प्ट कर लीजिए, लेकिन मैं आपको आंसर बताता जाता हूँ। द आंसर फॉर दिस विल बी बी, यानी कि दीज आर द पैथोजेंस दैट हैव द एबिलिटी टू डेवलप रेजिस्टेंस टू एंटीबॉडीज। तो दीज आर दीज। Second question is Hague Code of Conduct, sometimes seen in news, is related to. Hague Code of Conduct इनमें से किससे related है? Options are A. Code of Conduct for civil servants working for United Nations. B. Prevention of the proliferation of ballistic missiles. C. Prohibition of the usage of biological weapons by member countries. या D. None of the above. तो Hague Code of Conduct इनमें से क्या है? Options आपके सामने हैं. Please do tell me the answer for that. Now let me tell you the answer. Answer for this will be B, यानी कि prevention of the proliferation of ballistic missiles. तो हेग जो इंटरनेशनल कोड ऑफ कंडक्ट अगेंस्ट बैलिस्टिक मिसाइल्स प्रोलिफरेशन है, उसी को हम हेग कोड ऑफ कंडक्ट बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इंटरनेशनल कोड ऑफ कंडक्ट अगेंस्ट बैलिस्टिक मिसाइल्स प्रोलिफरेशन जो है वो आपका हेग कोड ऑफ कंडक्ट कहलाता है, ठीक है। आगे मूव करते एक और चीज बता दूं कि हेग कोड ऑफ कंडक्ट जो था वो स्टैब्लिश हुआ था 25 नवंबर 2002 में, यानी कि 2002 में ये स्टैब्लिश हुआ था ये अरेंजमेंट। और बैलिस्टिक मिसाइल्स का जो प्रोलिफरेशन है कंट्रीज में, मेंबर कंट्रीज में, उसको रोकने के लिए इसको लाया गया था, ठीक है। तीसरा सवाल है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021 इज रिलीज्ड बाय। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021 इनमें से कौन रिलीज करता है? ऑप्शंस आर ए यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, बी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF, सी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, या डी वर्ल्ड बैंक। सो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021 इज पब्लिश्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शंस आपके सामने। आंसर फॉर दिस विल बी सी, यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीजेस दिस रिपोर्ट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा इसको भी, ठीक है ना। सो दीज आर द क्वेश्चंस फॉर यू टुडे। नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो न्यूज में था, मैं उसको रिवाइज करा देता हूं आपके लिए थ्रू मैप, ताकि आप जैसे मैप पोर्शन अपन करते हैं ना, तो अभी तक हमने बहुत इंपॉर्टेंट मैप किए हुए हैं ऑलरेडी। आज जो मैप मैं आपको बता रहा हूं वो नगोर्नो काराबाख रीजन का है। अब ये मैप क्यों इंपॉर्टेंट है, आप सबको पता है कि रिसेंटली आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों के बीच में बहुत बड़ा डिस्प्यूट हुआ था, जिसको हम बोलते हैं नगोर्नो काराबाख इशू या नगोर्नो काराबाख डिस्प्यूट, ठीक है ना। तो ये जो रीजन है कुछ इस तरीके से इसकी लोकेशन है। लेट मी शो यू द लोकेशन हियर। तो अगर आप देखें, दिस इज द मैप, ओके, दिस इज द मैप ऑफ आर्मेनिया, दिस इज आर्मेनिया एंड दिस इज द अजरबैजान, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर ये नगोर्नो काराबाख रीजन जो है वो यहाँ पे लाई करता है। दिस इज द रीजन ऑफ नगोर्नो काराबाख। अब नगोर्नो काराबाख में बहुत सारे इशू हुए थे अभी रिसेंटली। क्यों हुए थे? क्योंकि वहाँ पर की जो पॉपुलेशन है उसमें और वो उसका जो कंट्रोल है, दोनों में डिफरेंस है। देयर इज अ डिफरेंस। तो डिफरेंस क्या है कि इसकी जो पॉपुलेशन है, द पॉपुलेशन इज 95% आर्मेनियन। 95% आर्मेनियन पॉपुलेशन एथनिक यहाँ पे रिसाइड कर रही है। बट द प्रॉब्लम इज दैट द एरिया इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ पार्ट ऑफ अजरबैजान। अब ये जो एरिया है ये पार्ट किसका है? अजरबैजान का पार्ट है, लेकिन द पॉपुलेशन रिसाइडिंग हियर इज 95% एथनिकली आर्मेनियन। तो ये एक रीजन है कि ये बहुत बड़ा डिस्प्यूट है। आर्मेनिया इसको क्लेम करता है उनका पार्ट, अजरबैजान के को ही रिकॉग्नाइज करता है इंटरनेशनली। अगर आप देखोगे तो ये अजरबैजान का पार्ट रिकॉग्नाइज्ड है, तो इस कारण से काफी ज्यादा इसमें इशू होता है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे एक और चीज आपको दिखा दूं, ये नक्शिवन लिखा हुआ है, नक्शिवन। नक्शिवन इज एन एक्सक्लेव ऑफ दिस अजरबैजान ओनली। तो ये अजरबैजान का एक पार्ट है जो कि बाहर लाई कर, देखो जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन ये रिकॉग्नाइज्ड किसका पार्ट है? अजरबैजान का पार्ट है, नक्शिवन। तो यूपीएससी आपसे ये मैप के फॉर्म में पूछ सकता है। अजरबैजान की कैपिटल भी आप देख लो यहाँ पे, बाकू इसकी कैपिटल है यहाँ पे, और आर्मेनिया की कैपिटल जो है वो येरेवान इज द कैपिटल ऑफ आर्मेनिया। और यहाँ पे आर्मेनिया में एक लेक आपको दिख रही होगी, लेक सेवान इज देयर लोकेटेड इन आर्मेनिया। तो ये भी आप याद रखेगा, लेक सेवान का भी याद रखेगा जिक्र।
एक और चीज याद रखिएगा कि आर्मेनिया अजरबैजान कौन कौन सी कंट्रीज को टच करते हैं। आपके लिए सवाल चलो मैं बता देता हूं जो क्वेश्चन आ सकता है इंपॉर्टेंट। आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों कंट्रीज की बॉर्डरिंग कंट्रीज के नाम आप मुझे बताइएगा। यू टेल मी द नेम्स ऑफ द बॉर्डरिंग कंट्रीज ऑफ आर्मेनिया एंड अजरबैजान। एंड सेकंड थिंग इज विच आर द वाटर बॉडीज विच आर टच्ड बाय दीज आर्मेनियंस एंड अजरबैजानीज। ठीक है ना, तो आर्मेनिया और अजरबैजान कौन कौन सी कंट्रीज को टच करते हैं, कौन कौन सी वाटर बॉडीज को टच करते हैं, इन दोनों के नाम अगर आप बता पाओ तो ज्यादा बेटर होगा ना। ये जो डार्क कलर में है ना, ये डार्क सॉइल कलर में जो ये रीजन है, ये रीजन अजरबैजान ने कैप्चर किया हुआ है। दिस इज द रीजन दैट हैज बीन कैप्चर्ड बाय द अजरबैजान। और नागोर्नो काराबाख देखो है तो उसके अंदर ही, लेकिन नागोर्नो काराबाख को इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज भी अजरबैजान का ही पार्ट किया जाता है। बट जो इशू है वो ये है कि 95% जो यहाँ की पॉपुलेशन है वो एथनिकली आर्मेनियन पॉपुलेशन है। तो दिस इज द इशू विच इज देयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द सेम। आगे मूव करते हैं न्यूज एनालिसिस पार्ट की तरफ। सबसे पहले फ्रंट पेज पे आते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज है जो कि फ्रंट पेज में हमको डिस्कस करनी है। तो स्काईमेट फोरकास्ट्स अ हेल्दी नॉर्मल मॉनसून। सबसे पहले यहाँ पे दो सवाल आ जाते हैं। पहला तो सवाल है स्काईमेट क्या है। तो स्काईमेट अगर आप देखो, स्काईमेट वेदर इट्स अ प्राइवेट वेदर फोरकास्ट कंपनी। याद रखिएगा, स्काईमेट वेदर इज अ प्राइवेट वेदर फोरकास्ट कंपनी, जो कि प्राइवेट है, गवर्नमेंट बॉडी नहीं है, और ये वेदर फोरकास्ट करती है। इसने कहा है कि जो मॉनसून होगा वो लगभग 103% ऑफ द लॉन्ग पीरियड एवरेज होगा। 103% ऑफ द लॉन्ग पीरियड एवरेज होगा, यानी कि नॉर्मल मॉनसून से ज्यादा। ठीक है ना। अब देखो होता क्या है कि लॉन्ग पीरियड एवरेज क्या है। लॉन्ग पीरियड एवरेज थोड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको जानना जरूरी है। लॉन्ग पीरियड एवरेज का मतलब होता है कि 50 सालों का पीरियड लिया जाता है। जैसे 1951 से लेकर के 2000 तक का पीरियड ले लिया गया, 1951 से 2000 तक का पीरियड ले लिया गया मान लो, तो ये 50 साल हो गए, है ना। नाउ दीज आर कंसीडर द 50 years. नाउ इन दीज 50 years they will take the average rainfall. Average rainfall comes out to be 88 सेंटीमीटर। नाउ 88 से पहले देखो, एक्चुअली ये पहले जो थी पहले 50 साल का जो पीरियड था उसमें ये 89 थी, 89 सेंटीमीटर थी। फिर क्या किया गया कि एक साल बढ़ाया गया, 1951 to 2001 किया गया। ठीक है ना। तो फिर इसको में क्या हुआ कि जब ये 1951 से 2000 किया गया तो फिर ये क्या आया, ये आपका आया 88 सेंटीमीटर, यानी कि एवरेज रेनफॉल जो है 88 सेंटीमीटर अभी लॉन्ग पीरियड एवरेज है। तो अभी अगर करंटली अगर आप मुझसे पूछेंगे कि लॉन्ग पीरियड एवरेज कितनी है तो वो 88 सेंटीमीटर है, याद रखेगा। ठीक है ना, 88 सेंटीमीटर। और इस बार की जो रेनफॉल है वो 103% ऑफ द लॉन्ग पीरियड एवरेज है। ठीक है ना। तो अगर रेनफॉल के आप टाइप्स देखोगे ना तो ऐसा ही होता है कि अगर LPA से +-6% रेनफॉल है, यानी कि मतलब कि अगर उससे ज़्यादा रेनफॉल होती है 100%, 103%, तो नॉर्मल मानसून की जैसे रेनफॉल मानी जाती है, हेल्दी मानसून माना जाता है, हेल्दी नॉर्मल। ठीक है ना। अगर 105% होती है, यानी कि 5% अबव द नॉर्मल होती, 105%, तो अबव नॉर्मल रेनफॉल कहलाती है। ठीक है ना। दैट वुड हैव बीन कंसीडर्ड द अबव रेनफॉल, अबव नॉर्मल रेनफॉल। ठीक है ना। तो इसके अलग अलग टाइप्स जो हैं वो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। अब रीजन क्या है, रीजन ये है कि जो एल नीनो का इम्पैक्ट है वो नहीं रहेगा इस साल। द ऑड्स ऑफ एन एल नीनो कैरेक्टराइज्ड बाय हीटिंग ऑफ द इक्वेटोरियल सेंटर पैसिफिक ओवर ½ डिग्री आर लो दिस ईयर। मतलब कि स्काईमेट का ये मानना है कि जो एल नीनो क्या होता है, जो इम्पैक्ट होता है एल नीनो का, उस कारण से रेनफॉल हमारे रीजन में कम होती है। इनफैक्ट फॉरेस्ट फायर होता है, जो इंडोनेशिया से लेकर के ये वाला रीजन है इंडियन, यहाँ पे फॉरेस्ट फायर्स हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द एल नीनो, एंड रेनफॉल कम होती है, आप सबको पता हो गया है ना। तो एल नीनो का इंपैक्ट इस साल कम रहेगा, है ना। तो दैट इज द फर्स्ट रीजन कि क्यों हमारे यहाँ रेनफॉल ज्यादा होगी। करंटली द पैसिफिक इज इन अ ला नीना मोड, तो इसका अपोजिट चल रहा है। करंटली जो पैसिफिक चल रहा है वो ला नीना मोड में चल रहा है। तो ला नीना में क्या होता है कि हमारा जो मॉनसून होता है वो और ज्यादा हेल्दी होता है, ना कि वीक होता है। तो दैट बिकम्स हेल्दी इन ला नीना, और वहां पे रेनफॉल ज्यादा होती है। तो दिस इज द वन रीजन विच इज देयर। इसके अलावा यहाँ पे 2-3 टर्म्स और है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे एक टर्म यूज किया गया है इंडियन ओशन डाइपोल। अब इंडियन ओशन डाइपोल का जो यूज किया गया है मैं आपको बता दूं, इंडियन ओशन डाइपोल में 2 जगहों का टेम्परेचर देखा जाता है। 2 जगहों का टेम्परेचर कौन कौन सी वो 2 जगह हैं। एक तो है आपका जो ईस्टर्न साइड ऑफ इंडियन ओशियन है, ईस्टर्न साइड ऑफ इंडियन ओशियन है, और दूसरा आपका वेस्टर्न साइड ऑफ इंडियन ओशियन है। ठीक है ना। ईस्टर्न और वेस्टर्न साइड के टेम्परेचर में जो डिफरेंस होता है उससे देखा जाता है कि ये पॉजिटिव, आपका कहना चाहिए पॉजिटिव
आईओडी है यानी कि इंडियन ओशन डाइपोल पॉजिटिव है कि निगेटिव है। अगर पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल आ रहा है, पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल में क्या होता है कि आपका मॉनसून जो होता है वो और स्ट्रांग हो जाता है, और निगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल में क्या होता है कि आपका जो मॉनसून है वो वीक हो जाता है, ठीक है ना। तो दिस इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। तो ये कैसे आपको पता चलेगा कि पॉजिटिव आईओडी है कि निगेटिव? तो पॉजिटिव आईओडी का मतलब होता है कि कूलर देन नॉर्मल सी सरफेस टेम्परेचर इन द ईस्टर्न इक्वाटोरियल इंडियन ओशन, यानी कि जब ईस्टर्न इक्वाटोरियल इंडियन ओशियन कूलर टेम्परेचर रहता है, कूलर देन नॉर्मल सी सरफेस टेम्परेचर रहता है, और जो वेस्टर्न ट्रॉपिकल इंडियन ओशियन है वहां पे जब वार्मर टेम्परेचर रहता है, यानी कि वेस्टर्न साइड में वार्मर और ईस्टर्न साइड में कूलर, तो ये जो चीज रहती है उसको हम बोलते हैं क्या? पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल, ठीक है ना। सिंपल सा टर्म में याद रखेगा, जब कूलर देन नॉर्मल सी सरफेस टेम्परेचर आपका ईस्टर्न इक्वाटोरियल इंडियन ओशन में रहता है एंड वार्मर देन नॉर्मल सी सरफेस टेम्परेचर वेस्टर्न इंडियन ओशन में रहता है, तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल। एक्चुअली जब इंडियन ओशन डाइपोल आप पढ़ेंगे तो उसमें दो जगहों का टेम्परेचर रहेगा, एक रहेगा तहीती एंड दूसरा रहेगा डार्विन। डार्विन इज इन ऑस्ट्रेलिया। तो ये तहीती एंड डार्विन के टेम्परेचर से ही एक्चुअली ये ईस्टर्न और वेस्टर्न इंडियन ओशन के पॉइंट्स हैं ये दोनों, तहीती एंड डार्विन, जहां के दोनों के टेम्परेचर लिए जाते हैं, जिससे पता चलता है कि वेस्टर्न इंडियन ओशन का टेम्परेचर क्या है और ईस्टर्न इंडियन ओशन का टेम्परेचर क्या है, और उसके डिफरेंस से फिर अपन निकालते हैं कि आईओडी पॉजिटिव है कि निगेटिव आया हुआ है। तो पॉजिटिव कब होगा इंडियन ओशन डाइपोल? जब वेस्टर्न साइड वार्म रहेगी एंड ईस्टर्न साइड कूलर रहेगी, दैट इज द सिंपल थिंग। एंड अगर ये पॉजिटिव है तो मानसून ज्यादा होगा। वहीं पर अगर निगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल है, यानी कि वार्मर ईस्टर्न इक्वाटोरियल इंडियन ओशन है और कूलर आपका वेस्टर्न ट्रॉपिकल इंडियन ओशन है, तो अगर ये चीज है, कंडीशन है, तो ये निगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल कहलाती है, निगेटिव आईओडी कहलाती है। एंड इसमें फिर आपकी रेनफॉल जो रहती है वो कम मिलती है, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। निगेटिव आईओडी जो होता है वो एल नीनो को स्ट्रेंथन करती है, तो उससे ड्रॉट पड़ते हैं, और पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल आपकी लानीना को सपोर्ट करती है, और इससे फिर आपका जो एल नीनो का इंपैक्ट है वो खत्म हो जाता है, और कहना चाहिए कि आपकी रेनफॉल ज्यादा होती है, ठीक है ना। That is the thing which is important. I hope you got clarity regarding the same. यहाँ पे ज्ञानवापी मस्जिद का नाम आया, तो आप सबको पता होना चाहिए ज्ञानवापी मस्जिद जो है ये आपका वाराणसी यानी कि बनारस उत्तर प्रदेश में है ये पार्ट। और इसमें अभी रिसेंटली कई लोगों ने अपोजिशन किया था कि यहाँ पे पहले कोई हिंदू स्ट्रक्चर था, यानी कि काशी विश्वनाथ का ये पार्ट है, उसका सुपर इम्पोजिशन स्ट्रक्चर है। तो इसके लिए जो एक लोअर कोर्ट है वहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट लोअर कोर्ट वाराणसी की, उसने ये कहा था कि नाउ ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया शुड गो देयर, फॉर्म कमिटी एंड फाइंड आउट व्हाट वाज देयर, ठीक है ना, कंडक्ट अ सर्वे ऑफ द यूपी मॉस्क। तो इसके अगेंस्ट वक्फ बोर्ड और ये सब चीजें जाकर के हाई कोर्ट में उन्होंने अपील की है। दे हैव मूव्ड अगेंस्ट द लोअर कोर्ट्स डिसीजन, ठीक है ना। that has happened till now. ASI के बारे में आपको पहले भी बता चुका था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक्चुअली 2 एक्ट्स के लिए काम करते हैं। आप मुझे बताइएगा, एक होता है देखो एंशियंट आर्ट एंड आर्किटेक्चर वाला है, और दूसरा है एंटिकिटीज एंड ट्रेजर एक्ट जो है। इन दोनों को मॉनिटर करने का काम करता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। दूसरी चीज आपको ये भी याद रखनी है कि ये जो था 1861 में बना था, 1861 में, 1861 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, है ना। और 1861 में इसके जो पहले डायरेक्टर जनरल बने थे वो अलेक्जेंडर कनिंघम बने थे, ठीक है ना। द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ द ASI वाज अलेक्जेंडर कनिंघम। 1861 में फॉर्मेशन इसका माना जाता है, ठीक है। ज्ञानवापी मॉस्क आपको पता है वाराणसी में है, काशी विश्वनाथ टेम्पल के साइड में है, और इसी कारण से कई लोगों ने अपील की है कि ये एक दिस वाज द पार्ट ऑफ दैट। एंड अभी रिसेंटली एक और एक्ट न्यूज में था जो प्लेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप एक्ट है आपका, कौन सा 1991 का एक्ट है ना। उस एक्ट के थ्रू क्या बोला गया कि 1947 यानी कि आज़ादी के समय जो स्टेटस है जिस रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का, उसका वही स्टेटस रहेगा। लेकिन इसके अगेंस्ट भी कई लोग मूव कर चुके हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि काफ़ी सारे हिंदू टेम्पल्स को तोड़ करके मस्जिद या ये सब बनाई गई थी ड्यूरिंग द मुगल एरा, और इस कारण से ये जो रॉन्ग है इसको सही करने के लिए लोग इसके अपोजिशन में हैं। दिस इज वॉट हैज़ बीन द प्रोसेस टिल नाउ, ठीक है ना। I told you that also. Let's move ahead. आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है। टुडे इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर BR अम्बेडकर। ही वॉज द
हेड ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, आप सबको पता है। आपके लिए सवाल, एक अच्छा सवाल मैं देता हूँ आपके लिए। सवाल ये है कि कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस है जिनको कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने फॉर्म किया था। विच वर द ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म्ड बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। सेकंड क्वेश्चन इज हु वर द मेंबर्स ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। मेंबर्स ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, क्योंकि सिर्फ एक ये तो नहीं थे, और भी दूसरे मेंबर्स थे, तो दूसरा सवाल आपके लिए कि ये, ठीक है ना। तीसरा, महद सत्याग्रह क्या था, व्हाट वाज द महद सत्याग्रह। दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन सी उन्होंने फॉर्म की थी। ये तीनों सवालों के जवाब आप मुझे दीजिए। दीज आर द 3 क्वेश्चंस फॉर यू, प्लीज डू ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आपका जो ये टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आगे मूव करते हैं, एडिटोरियल सेक्शन में आते हैं। पहला एडिटोरियल है इन क्लाइमेट चेंज नॉइस इंडियाज रोल एज कंडक्टर। नाउ दिस इज एन आर्टिकल, वेरी गुड आर्टिकल रिटन। अब यहाँ पर अभी पहली तो न्यूज बताई गई कि यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन जो है, देयर विल बी अ लीडर्स समिट ऑन क्लाइमेट विच विज शेड्यूल्ड फॉर अप्रैल 22-23, ठीक है ना। अप्रैल 22 और 23 तारीख को यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन जो रहेंगे, ही विल बी कंडक्टिंग अ लीडर्स समिट ऑन क्लाइमेट, ठीक है ना। सो अब क्या है, एक और चीज़ यहाँ से ये देखने को मिलती है कि यूएसए जो है वो थोड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। अदरवाइज जो बाइडेन के पहले जो डोनाल्ड ट्रम्प का टाइम था उसमें तो दे हैव मतलब उन्होंने तो बाहर ही कर लिया था खुद को फ्रॉम द पेरिस क्लाइमेट डील एंड ऑल। Now Joe Biden is taking some steps in order to showcase that actually USA is also involved in preventing the climate change, mitigating the climate change impact, ठीक है ना। Now climate action and climate leadership are being increasingly measured against the planetary imperative of emission reducing to net zero by 2050। अब ऑथर ने एक चीज बोली कि देखो, एक चीज तो क्लियर ये हो गई है कि जो कंट्रीज हैं अब वो सिर्फ इस चीज को महत्व दे रही है कि 2050 तक आप कार्बन न्यूट्रल होना चाह रहे हो या नहीं होना चाह रहे हो। तो सबसे पहले मैंने इसके पहले भी 2-3 आर्टिकल डिस्कस किए थे, आज फिर से मैं वो चीज डिस्कस करूंगा कि ये जो डेडलाइन है, इट शुड नॉट बी वन शू फिट्स ऑल स्ट्रैटेजी। ये वन शू फिट्स ऑल वाली स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। रादर कंट्री के डेवलपमेंट के लेवल को और कंट्री के थ्रू जो एमिशन हुआ है उन दोनों चीजों को देखते हुए इसको मॉनिटर करना चाहिए था। दिस शुड हैव बीन द अप्रोच दैट हर कंट्री का जो नेट कार्बन जीरो एमिशन टारगेट डेट है वो डिफरेंट होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि एक तो हिस्टोरिकली उन्होंने कितना पॉल्यूट किया है या कितना उनके थ्रू एमिशन हुआ है वो देखना था, पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर आपको ये देखना था कि उस कंट्री का लेवल ऑफ डेवलपमेंट कितना है। भाई अगर अमेरिका बोले कि हम 2050 तक कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे और वो इमेजिन करे कि मॉन्टीनीग्रो और नॉर्थ मैसेडोनिया, साउथ सुडान ये भी 2050 तक ही नेट जीरो एमिशन करने लगे, तो इज दैट पॉसिबल? भाई ये कंट्रीज वो कंट्रीज हैं जो अभी डेवलपमेंट के बिल्कुल इनिशियल फेज में है। अमेरिका ऐसी कंट्री है जो कि डेवलपमेंट के मोस्ट सैचुरेटेड फेज में है, फिर भी आप ये इमेजिन कर रहे हैं कि दोनों कंट्रीज सेम टाइम पे कार्बन न्यूट्रल हो जाए। दिस इज नॉट द डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, है ना। तो ये जो कंसेप्ट था डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का, वो तो नहीं है ना। ये तो आप सबको ए वन शू फिट्स ऑल में कर रहे हैं। सेम गोज फॉर इंडिया ऑल्सो। अब ऑथर ने यहाँ पे काफी चीजें बताई है कि पहली चीज तो अभी बहुत डिबेट चला कि क्या इंडिया को नेट जीरो एमिशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, इंडिया कहीं ना कहीं एक नेट जीरो एमिशन की डेट रहेगी, बट जस्ट टू कंफर्म विद द इंटरनेशनल नॉर्म्स, जस्ट टू से दैट कि नहीं भाई यूरोप 2050 बोल दिया तो हम भी 2050 बोल दें, ये नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। दिस शुड नॉट बी डन बाय इंडिया। ऑथर ने क्लियर कट ये किया है। ऑलरेडी हम एम्बिशियस टारगेट्स लेके चल रहे हैं। ऑलरेडी अगर आप हमारे रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट देखो तो हम लगभग 450 गीगावाट का टारगेट रख चुके हैं बाय 2030, है ना। और हमने 2022 तक 2022 तक 175 गीगावाट का टारगेट रखा हुआ था। ऑलरेडी अगर आप देखें तो रिन्यूएबल एनर्जी का चाहे फील्ड हो चाहे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की फील्ड हो, 2030 तक हमने कोशिश की कि हम काफ़ी सारे व्हीकल्स को इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में कन्वर्ट कर दें, ठीक है ना। देन क्रिटिकल लो कार्बन ऑब्जेक्टिव्स ऑलरेडी हमारे डिकेड में चल रहा है। तो ये सारी चीजें हम ऑलरेडी कर रहे हैं। हमारे नेशनल एक्शन प्लान चल रहे हैं ऑन क्लाइमेट चेंज, 8 नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज ऑलरेडी चल रहे हैं, है ना। तो ऑल दीज थिंग्स आर बीइंग डन, है ना, बट नॉट जस्ट टू कंफर्म विद द यूरोपियन स्टैंडर्ड्स और जस्ट टू से दैट ओके यूरोप इज गेटिंग कार्बन न्यूट्रल बाय 2050, सो वी विल ऑल्सो बी ट्राई टू गेट कार्बन न्यूट्रल बाय 2050। दिस शुड नॉट बी द अप्रोच, दैट इज द सोल पॉइंट ऑफ द ऑथर। अगली चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं ये था, जैसे अगर आप स्टडी करें, जैसे मैंने बोला कि इनके लेवल ऑफ डेवलपमेंट और इनका जो हिस्टोरिकल रॉन्ग है, हिस्टोरिकल जो पोल्यूशन था, अगर आप उसको देखें तो बहुत पहले ही यूरोपियन कंट्रीज को तो 2035 यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को 2030-35 तक ही कार्बन न्यूट्रल घोषित कर देना चाहिए था खुद को। यानी कि दे आर टेकिंग 10 ईयर्स मोर
10 ईयर्स ज्यादा वो अपने आप को कार्बन न्यूट्रल के लिए दे रहे हैं। वहीं पे चाइना जो है अगर आप देखें तो 2025 में ही वो हाई इनकम कैटेगरी में आ गया था, तो उसको नेट कार्बन एमिशन 2045 तक अचीव कर लेना चाहिए, लेकिन उसने टारगेट रखा है 2060 का, यानी कि चाइना टारगेट रख रहा है 15 साल बाद का, अमेरिका टारगेट रख रहा है वो भी 15 साल बाद का। इंडिया को आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 2050 में बोल दें भैया कार्बन न्यूट्रल हम बनना चाहते हैं, लेकिन अगर आप इंडिया का देखें इन ऑर्डर टू जस्ट फोरकास्ट कि कब तक इंडिया को कार्बन न्यूट्रल होना चाहिए, तो ऑथर ने बताया कि 2070 तक, यानी कि हमारे पास 2050 के बाद 20 साल और होने चाहिए, और 2040 मतलब 60 के बाद 10 साल, यानी कि 2070 तक अगर हम चाहें तो कार्बन न्यूट्रलिटी का हम टारगेट बोल सकते हैं। दिस विल बी द डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड वही वाली बात सही भी है कि आप वन शू फिट्स ऑल स्ट्रेटेजी ना फॉलो करें। आप इस तरीके से ना बोले कि भैया देखो हम तो कार्बन न्यूट्रल हो रहे हैं तो आप भी कार्बन न्यूट्रल हो जाओ, है ना, ऐसा नहीं होता। दे मस्ट सी द लेवल ऑफ डेवलपमेंट फर्स्ट, क्योंकि कितना लेवल ऑफ डेवलपमेंट है, कंट्रीज को डेवलप भी करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, लेकिन डेवलप तो करना ही है, अपने लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना है, अपने यहाँ फैक्ट्रीज स्टैब्लिश करवानी है, अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग का एक जो कहना चाहिए कि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अमेरिका और ब्रिटेन में इतना पहले आ गया, इंडिया में तो नहीं आया था अभी तक, बहुत लेट आया है, तो हमको उसके फुल बेनिफिट्स तो मिलने ही चाहिए। सो देयर इज अ डिबेट गोइंग ऑन बिटवीन एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमी, बट बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। सिर्फ और सिर्फ एनवायरनमेंट देखकर भी काम नहीं चलेगा, सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी देखकर भी काम नहीं चलेगा, देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन द टू। एंड इसीलिए हाँ, कार्बन न्यूट्रलिटी जरूरी है, लेकिन हैविंग अ डेडलाइन जस्ट लाइक द यूरोपियंस और जस्ट लाइक द यूएसए, दिस इज नॉट अ गुड अप्रोच टू सी यहां पे। So this is what has been said by the author in this whole article. I hope you got clarity regarding the same. दूसरा जो आर्टिकल हुआ है, BIMSTEC needs to reinvent itself. Now this article has been written by Rajiv Bhatia. He has said that कि BIMSTEC जो है उसको खुद को reinvent करना चाहिए, उसको खुद के targets reinvent करना चाहिए. What is the priority of BIMSTEC? They should make have clarity in mind. सबसे पहले ऑथर ने क्रिटिसाइज करते हुए कहा है कि while most of the multilateral groupings from G20 to ASEAN, अगर आप G20 देख लो, आसियान देख लो, SCO यानी कि शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन देख लो, सो दे ऑल हेल्ड देयर डेलिब्रेशंस एट द हाईएस्ट पॉलिटिकल लेवल इन द मिड्स ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक इन 2020। ठीक है ना, हर इनमें से ग्रुपिंग जो चाहे G20 हो, चाहे आसियान हो, चाहे SCO हो, इसने सबने डेलिब्रेशंस होल्ड किए थे पॉलिटिकल लेवल पे ड्यूरिंग इन बिटवीन द कोविड-19 पैंडेमिक। ठीक है ना, वहीं पे अगर आप देखो बिम्स्टेक को, तो बिम्स्टेक कुड नॉट अरेंज इट्स मिनिस्टीरियल मीटिंग अंटिल अप्रैल 2021, यानी कि 2021 अप्रैल तक बिम्स्टेक ने कोई भी मिनिस्टीरियल मीटिंग अरेंज नहीं की। अगर आप ये देखो कि एक इंटरनेशनल मतलब इस तरीके की बॉडी जो मल्टीलेटरल बॉडी है, इतनी सारी कंट्रीज उसमें पार्ट है, अगर ये इतना बड़ा एक रेंज मतलब कि कहना चाहिए पार्ट ऑफ द वर्ल्ड है ये, तो आप क्या इमेजिन करते हो कितनी बड़े पैंडेमिक में क्या ये कोई एक डेलिब्रेशन होल्ड नहीं कर सकता था? कर सकता था, बट इट डिडंट हैड दैट। अगली चीज अगर आप देखो, थोड़ा इसकी हिस्ट्री देखते हैं, तो जब ये बना था तो 4 नेशंस एस्टैब्लिश दिस ग्रुपिंग, इंडिया, थाईलैंड, बांग्लादेश एंड श्रीलंका। 4 कौन कौन सी कंट्रीज थी? यानी कि इंडिया, थाईलैंड, बांग्लादेश एंड श्रीलंका, दीज वर द 4 कंट्रीज जिन्होंने बैंकॉक डिक्लेरेशन 1997, बैंकॉक डिक्लेरेशन ऑफ 1997 के थ्रू बिम्स्टेक को फॉर्म किया। याद रखिएगा 1997 में बैंकॉक डिक्लेरेशन, इंडिया, थाईलैंड, बांग्लादेश एंड श्रीलंका, दे फॉर्म दिस। फिर लेटर ऑन बिम्स्टेक को एक्सपैंड किया गया और उसमें 3 नई कंट्रीज जोड़ी गई जिसको म्यांमार, नेपाल एंड भूटान कहते हैं। म्यांमार, नेपाल एंड भूटान वर एडेड लेटर ऑन, और तब जाकर के इसमें 7 मेंबर हो गए। ठीक है ना, तो इंडिया, थाईलैंड, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल एंड भूटान, दीज आर द 7 मेंबर्स ऑफ द बिम्स्टेक। बिम्स्टेक वाज फॉर्म्ड इन 1997 यूजिंग द बैंकॉक डिक्लेरेशन। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। अब अगर आप इसके फॉर्मेशन को देखो तो 25 साल के आसपास होने वाले हैं ना, 25 ईयर्स, नियर अबाउट 25 ईयर्स होने वाले हैं, बट स्टिल बिम्स्टेक का ये क्लियर नहीं है कि इकोनॉमिक किस तरीके से, इकोनॉमिक कोऑपरेशन किस तरीके से, इकोनॉमिक पैक्ट किया जाएगा अमंग द नेशन। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं? क्योंकि ऑथर ने यहाँ पे लिखा है बिम्स्टेक अभी भी वर्क इन प्रोग्रेस है। आज भी यहाँ पे जो मेंबर्स हैं दे लैक बेसिकली बेसिक डॉजियर ऑन ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिलेशनशिप, मतलब कि इनके पास एक बेसिक फ्लो चार्ट नहीं है, बेसिक प्लान ऑफ एक्शन नहीं है, बेसिक स्ट्रैटेजी नहीं है कि हाउ दे विल प्रमोट ऑन ट्रेड एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, किस तरीके से ट्रेड एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन में आगे बढ़ेंगे। भाई कोई भी ग्रुपिंग है, अगर उसमें इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू मिसिंग है तो दैट ग्रुपिंग इज ऑफ मतलब बहुत कम मतलब रह जाता है उसका। क्यों? क्योंकि आप फिर सिर्फ ओवर सिक्योरिटाइजेशन करते रहते हो। जैसे बिम्स्टेक की कई कंट्रीज ने यह भी बोला है कि ओवर सिक्योरिटाइजेशन हो रहा है बिम्स्टेक के थ्रू। अगर आप बिम्स्टेक को देखो
तो हमने क्या किया अभी तक, हमने ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस किया है, डिजास्टर रिलीफ किया है, सिक्योरिटी किया है, काउंटर टेररिज्म, साइबर सिक्योरिटी, कोस्टल सिक्योरिटी, मतलब कि सिर्फ सिक्योरिटी एक मेन पॉइंट बन के रह गया है। आप फिर इसको इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी ग्रुप मत बोलो ना, आप उसको फिर एक सिक्योरिटी ग्रुप बोलो। अगर आप सिर्फ और सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, डिजास्टर रिलीफ एंड सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, सिर्फ यही सिक्योरिटी वाले पॉइंट ऑफ व्यूज में आप जुड़े हुए, तो यहाँ पे ऑथर का कहना है कि दिस लीड्स टू ओवर सिक्योरिटाइजेशन ऑफ बिम्स्टेक। देखो लिखा हुआ है ओवर सिक्योरिटाइजेशन ऑफ बिम्स्टेक, और कई कंट्रीज ने इसकी कंप्लेंट भी की, दे हैव कंप्लेन्ड अबाउट द ओवर सिक्योरिटाइजेशन ऑफ बिम्स्टेक। नाउ अब ट्रिक क्या है, ऑथर ने कहा कि इसका जो सोल्यूशन है वो ये है कि नाउ बिम्स्टेक शुड कोऑपरेट इकोनॉमिकली ऑल्सो। उनको एक प्रॉपर इकोनॉमिक फ्लो चार्ट बनाने की जरूरत है, एक इकोनॉमिक मतलब कहना चाहिए कि एक प्लान बनाने की जरूरत है कि किस तरीके से वो आगे मूव अहेड करेंगे। फर्स्ट, a strong BIMSTEC presupposes cordial and tension free bilateral relations। अब यहाँ पे ऑथर ने स्ट्रैटेजी बताई कि क्या करने की जरूरत है। सबसे पहले एक, अगर आपको स्ट्रॉन्ग बिम्स्टेक चाहिए तो सबसे पहले जो बिम्स्टेक की कंट्रीज हैं, मेंबर कंट्रीज हैं, उनके जो बायलेटरल रिलेशंस हैं वो अच्छे होने चाहिए। वहीं पे हमने देखा है रिसेंटली कि इंडिया चाहे नेपाल ले लो, उसमें काला पानी डिस्प्यूट आ गया, इंडिया श्रीलंका ले लो तो उसमें जो बीच में आपका जो कोलंबो का ईस्टर्न टर्मिनल था उसको बनाने के लिए जो परमिशन थी वो श्रीलंका ने हटा दी, वो एक इशू आ गया। बांग्लादेश के साथ देखो तो हमारा तीस्ता वाटर डिस्प्यूट चल रहा है, बांग्लादेश और म्यांमार के बीच में देखो तो रोहिंग्या का डिस्प्यूट चल रहा है। तो और इंडिया म्यांमार में भी बहुत ज़्यादा कॉर्डियल रिलेशंस नहीं है। तो किसी भी ग्रुपिंग की सक्सेस डिपेंड करती है कि उसके जो मेंबर्स हैं उनके बीच के बायलेटरल रिलेशंस कैसे हैं। तो ऑथर ने कहा है कि एक अच्छा, अगर आपको हेल्दी बिम्स्टेक देखना है, देन व्हाट मस्ट बी द अप्रोच। फर्स्ट, यू शुड डेवलप कॉर्डियल बायलेटरल रिलेशंस बिटवीन द कंट्रीज, मेंबर कंट्रीज, ठीक है ना। सेकंड लिखा है अनसर्टेनिटीज ओवर द सार्क होवर्स कॉम्प्लिकेटिंग मैटर्स, मतलब कि सार्क की जो अनसर्टेनिटीज हैं वो काफी ज्यादा यहाँ पे बिम्स्टेक की जो कैपेबिलिटी है उसको डिस्टॉर्ट करे, क्योंकि सार्क में बहुत ज़्यादा इशू चल रहे हैं। पाकिस्तान का इशू ले लो, चाहे चाइना का इशू ले लो, है ना, काफ़ी ज़्यादा इशू चल रहे हैं। तो सार्क के इशू जो है वो क्लियर कट दिख रहे हैं आपके बिम्स्टेक में भी। थर्ड, चाइनाज डिसाइसिव इंट्रूजन इन द साउथ ईस्ट एशियन स्पेस हैज़ कास्ट डार्क शेडोज। तो चाइना का जो इंट्रूजन है साउथ ईस्ट एशियन स्पेस में वो काफ़ी ज़्यादा डार्क शेडोज लेकर के आ रहा है। नाउ एशियन स्पेस हैव कास्ट डार्क शेडो। अ रिनाउंड बांग्लादेशी स्कॉलर आर्ग्यूड एट अ रिसेंट कॉन्फ्रेंस। अब एक रिनाउंड बांग्लादेशी स्कॉलर जिन्होंने रिसेंटली कहा था कि चाइना को आप बिम्स्टेक का पार्ट बना लो, ठीक है ना, प्रिंसिपल इंटरलोक्यूटर बना लो, तो उससे क्या हो जाएगा आपका, उससे आपकी काफ़ी जो चाइना की प्रॉब्लम है वो खत्म हो सकती है। तो इसके लिए भी ऑप्शंस देखने की जरूरत है। इंडिया और बाकी जो मेंबर कंट्रीज हैं वो इस फील्ड में भी देख सकते हैं कि क्या इससे कोई फायदा हुआ कि नहीं होगा। ओवरऑल इनको एक पैराडाइम शिफ्ट बनाने की जरूरत है, अप्रोच में शिफ्ट करने की जरूरत है, और इकोनॉमिक व्यू पॉइंट से आगे बढ़ने की जरूरत है। वो एक प्लान ऑफ एक्शन होना जरूरी है, ठीक है। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिनके बारे में को और डिस्कस करना है। सो यू कैन मूव विद मी। अब S-400 की यहाँ पे डिलीवरी जो है नवंबर से स्टार्ट हो जाएगी। आप सबको पता होना चाहिए कि S-400 क्या है, एक ट्रायम्फ मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। ट्रायम्फ, इसको ट्रायम्फ बोलते हैं। ट्रायम्फ डिफेंस सिस्टम है जो कि हम कहाँ से ले रहे हैं, इसको हम रशिया से ले रहे हैं, ठीक है ना। S-400 अभी रिसेंटली कई लोगों ने कहा था कि S-400 में अगर हम डील करते हैं तो काटसा अप्लाई हो जाएगा। काटसा क्या होता है मैं आपको बता दूं। काटसा यानी कि काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। काटसा का मतलब है काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। और यहाँ पे अमेरिका ने कहा है कि अगर आप 3 कंट्रीज के साथ डील करते हो, अगर आप 3 कंट्री यानी कि कौन कौन सी, नॉर्थ कोरिया, ईरान और तीसरी है रशिया, अगर आप नॉर्थ कोरिया, ईरान और रशिया के साथ डील कर रहे हो तो ये माना जाएगा कि आप अमेरिका के अगेंस्ट हो, अमेरिका के एडवर्सरी हो, और ऐसे में आपको काउंटर करने के लिए हम आपके ऊपर सैंक्शंस लगाएंगे, जिसको हम बोलते हैं काटसा, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। इसको याद रखिएगा, काटसा एक्ट, ठीक है ना। और S-400 की डील हमने 2018 में ही की थी। 2018 में हमने S-400 की डील की थी विद द रशियंस, और यूएस जो है उसको ऑब्जेक्ट है, ऑब्वियस बात है, यूएस ने जब काटसा एक्ट लाई दिया है तो उसमें ऑब्जेक्ट तो होगा ही उनको, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे मूव करते हैं। CCI डिफेंस नॉट फॉर प्रूव, है ना। तो CCI के बारे में आगे आपको बताऊंगा, ये न्यूज़ है आगे। नागालैंड्स वर्जन ऑफ NRC ट्रिगर्स कंसर्न्स। अब
देखो क्या है, नागालैंड का भी अपना एनआरसी का एक दूसरा वर्जन है जिसको RIIN बोलते हैं, यानी कि रजिस्टर ऑफ इंडिजिनस इनहैबिटेंट्स ऑफ नागालैंड। RIIN क्या है? रजिस्टर ऑफ इंडिजिनस इनहैबिटेंट्स ऑफ नागालैंड। ये एक वेरिएंट है एनआरसी का, ठीक है ना। जैसे असम में एनआरसी है ना, वैसे नागालैंड में रजिस्टर ऑफ इंडिजिनस इनहैबिटेंट्स ऑफ नागालैंड का एक RIIN की एक्सरसाइज है। अब रिसेंटली द नागालैंड गवर्नमेंट जो है उसने इट हैज बीन ट्राइंग टू रिवाइव द RIIN एक्सरसाइज। जो नागालैंड की गवर्नमेंट है इट इज ट्राइंग टू रिवाइव द RIIN एक्सरसाइज। और ये एक्सरसाइज लॉन्च कब की गई थी? इन जुलाई 2019 विद स्टेटेड ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिवेंटिंग आउटसाइडर्स फ्रॉम ऑब्टेनिंग फेक इंडिजिनस सर्टिफिकेट्स। तो इनका ऑब्जेक्ट ये है कि जो इंडिजिनस सर्टिफिकेट्स हैं वो फेक लोगों को, इनहैबिटेंट्स को ना मिल जाए, इसलिए उन्होंने एक 3 मेंबर पैनल भी बनाया था। बानुओ जेड जमीर करके हैं, वो उसके हेड हैं, बानुओ जेड जमीर, ठीक है ना। He is the head of this 3-member committee जो कि which is looking after this RIIN issue। अब यहाँ पे एक नागा होहो, this is the grouping, नागा होहो जो है it is the apex tribal body, the apex tribal body जो वहाँ पर है नागालैंड की, वो है नागा होहो। नागा होहो is the apex tribal body and it is objected to the RIIN in 2019। 2019 में इसने RIIN की एक्सरसाइज जो थी उसको ऑब्जेक्ट किया था। क्यों? उसका ये मानना है कि कहीं ऐसा ना हो कि क्या डेडलाइन आप चुनते हो। देखो सारा खेल डेडलाइन का है, जो भी डेडलाइन आप चुनोगे उसके पहले के लोग जो रहेंगे वो आपके इंडिजिनस कहलाएंगे, उसके बाद के लोग इंडिजिनस नहीं कहलाएंगे। अब नागा होहो ने कहा कि अगर आप ऐसी डेडलाइन रखते हो, जैसे कि पहले जो डेडलाइन थी लगभग 1 दिसंबर 1963, 1 दिसंबर 1963 यानी कि द डे नागालैंड अटेन्ड स्टेटहुड, 1 दिसंबर 1963। अगर आप 1 दिसंबर 1963 की डेट रखते हो कट ऑफ डेट के रूप में, सो दिस डेट इज लाइकली टू एक्सक्लूड द नागाज हु कम फ्रॉम बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ नागालैंड। तो ऐसे लोग जो नागालैंड की बाउंड्री के बियॉन्ड है लेकिन नागा पीपल है, उन लोगों को एक्सक्लूड कर देगी ये डेडलाइन। तो 1 दिसंबर 1963 के बाद की डेडलाइन अगर, मतलब ये डेडलाइन अगर आप लेते हो तो कई लोग इससे बाहर हो जाएंगे। और यही एक इशू है जो कि नागा हो जो है दे आर नॉट वेरी हैप्पी विद दिस डेडलाइन, ठीक है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट इशू है जो कि चल रहा है। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिनके बारे में डिस्कस करना है। सुशील चंद्रा टेक्स ओवर एज CEC, यानी कि इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर नए आ गए हमारे, सुशील चंद्रा, याद रखना आप लोग। इसके पहले सुनील अरोरा थे हु वाज इन द ऑफिस ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। नाउ द न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज सुशील चंद्रा। थोड़ा सा मैं आपको इलेक्शन कमिश्नर के बारे में बता दूं। जब प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और इलेक्शन कमिश्नर्स को, इनका टेन्योर होता है 6 साल का और अप टू द एज ऑफ 65 ईयर्स, 6 ईयर्स और अप टू द एज ऑफ 65 ईयर्स विच एवर इज अर्लियर, ये टेन्योर होता है आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, इलेक्शन कमिश्नर का। अब जो है दे एंजॉय द सेम स्टेटस एंड रिसीव द सेम सैलरी एंड पर्क्स अवेलेबल टू द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इनको सेम वही सैलरी मिलती है, वही पर्क्स मिलता है जो कि जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को मिलता है। एंड दे कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस ओनली थ्रू अ प्रोसेस ऑफ रिमूवल सिमिलर टू दैट ऑफ द जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात कर रहा हूं मैं, उसको रिमूव करना अगर आपको, तो द प्रोसेस इज सिमिलर टू द दैट ऑफ रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज फॉर बाय द पार्लियामेंट। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जज जिस प्रोसेस से रिमूव होता है उसी प्रोसेस से आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव कर सकते हो, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है। लास्ट 2 राइनोज ट्रांसलोकेटेड अंडर IRV 2020। तो अब आपको बता दूं मैं, एक एम्बिशियस इंडिया का प्रोग्राम है जिसको हम बोलते हैं IRV 2020, यानी कि इंडियन राइनो विजन 2020। अब इंडियन राइनो विजन 2020 आया कब था? अब ये IRV आया था 2005 में, 2005 में IRV आया था। अब IRV ने बेसिकली टारगेट रखा था कि जो राइनोज की पॉपुलेशन है असम में वो 3000 तक अटेन करनी है। तो ये टारगेट तो हमने पूरा कर लिया। जो 3000 राइनोज की पॉपुलेशन टारगेट थी अंडर द IRV 2020 जो कि 2005 में आया था, वो हमने पूरा कर लिया है। लेकिन दूसरा एक और इनका ये था कि प्लान वाज टू स्प्रेड द राइनोसेरस यूनिकॉर्निस अक्रॉस 4 प्रोटेक्टेड एरियाज बियॉन्ड काजीरंगा नेशनल पार्क, ओरांग नेशनल पार्क, पोबितोरा नेशनल पार्क कुड नॉट मटेरियलाइज। मतलब पहले एक और प्लान था कि 4 प्रोटेक्टेड एरियाज और चाहिए हमको बियॉन्ड काजीरंगा, ओरांग एंड पोबितोरा। तो काजीरंगा, ओरांग, पोबितोरा तीनों के तीनों आपको कहाँ पे? असम में है, ठीक है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इनके अलावा 4 और प्रोटेक्टेड एरियाज में इनको मतलब कहना चाहिए कि स्प्रेड करना था, बट वो प्लान हमारा मटेरियलाइज नहीं हो पाया, ठीक है ना।
अभी मानस नेशनल पार्क में ट्रांसपोर्ट किया गया है फ्रॉम द पोबितेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, है ना, ये भी आपको बता दूं। और इंपॉर्टेंट है, राइनोसरस की पॉपुलेशन 3000 जो थी वो अटेन कर ली गई है अंडर द IRV 2020, ये एक याद रखेगा। फिर यहाँ पे एक देखो इंपॉर्टेंट और एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम लिखा है लाओ खोवा। तो अगर आपसे यूपीएससी पूछता है कि लाओ खोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, लाओ खोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, तो ये आपकी कहाँ पर है, ये असम में है। मानस आपको सब पता है, असम में है। काजीरंगा पता है, पोबितोरा पता है, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। मानस जो है इट इज इन फोकस फॉर नियर एक्सटेंशन ऑफ द पिग्मी हॉग। तो याद रखिएगा मानस भी अभी न्यूज में था बिकॉज ऑफ द नियर एक्सटेंशन ऑफ पिग्मी हॉग। तो पिग्मी हॉग के बारे में थोड़ा आपको बता दूं, पिग्मी हॉग इज द स्मॉलेस्ट, रेयरेस्ट एंड मोस्ट हाईली स्पेशलाइज्ड मेंबर ऑफ द पिग फैमिली। स्मॉलेस्ट, rarest and most specialized members of the pig family, and it was formerly known to occur across a major narrow strip, लेकिन अब केवल असम वाले रीजन में फाउंड आउट है। IUCN में अगर आप स्टेटस देखें पिग्मी हॉक का तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ठीक है ना। और अगली चीज ये कि एक इंडिकेटर स्पीशीज है विच अगर इसकी प्रेजेंस है तो एक प्राइमरी हैबिटेट को दर्शाता है ना, याद रखिएगा। एंड दे आर फाउंड इन टॉल ग्रास हैबिटेट्स यूजुअली नियर वाटर। एंड ये अगर देखें तो ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 की स्पीशीज है पिग्मी हॉग। याद रखिएगा ये कैटेगराइज कैसे, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। मानस को अगर आप देखो तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग मिला हुआ है, रिसीव्ड इन 1985 अलॉन्ग विद काजीरंगा फ्रॉम द यूनेस्को। यूनेस्को ने काजीरंगा और मानस दोनों को ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग दिया हुआ है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट न्यूज थी। इंडियन राइनो विजन 2020 आपको पता चल गया होगा, उसके टारगेट्स पता चल गए होंगे। एक टारगेट 3000 की पॉपुलेशन वाला हमने अचीव कर भी लिया है। यूएस टू विड्रॉ ट्रूप्स फ्रॉम अफगानिस्तान। अब यूएस ने एग्री किया है कि वो ट्रूप्स को विड्रॉ कर लेगा, एंड ये प्रोसेस जो है वो सितंबर 2021 तक कंप्लीट हो जाएगी। मई 1 से स्टार्ट हो जाएगी एंड सितंबर 11, 2021 तक ये प्रोसेस कंप्लीट कर ली जाएगी। दिस इज व्हाट हैज बीन द पॉइंट। नेटो का नाम आया था इसमें, इस न्यूज में, तो थोड़ा आपको नेटो के बारे में बता दूं। नेटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एक मिलिट्री अलायंस है जो कि स्टैब्लिश किया गया था बाय द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, जिसको वॉशिंगटन ट्रीटी भी कहा जाता है, ठीक है ना। नेटो स्टैब्लिश कब हुआ था? 1949 में, 4 अप्रैल 1949 में। तब यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और दूसरे जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं उन्होंने मिलकर के इसको बनाया था अगेंस्ट द सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन के अगेंस्ट इसको बनाया गया था, ठीक है ना। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसको वॉशिंगटन ट्रीटी भी कहते हैं, उसके थ्रू बनाया गया था 1949 में। इसका एक आर्टिकल 5 है जो कि ये बोलता है कि अगर एक मेंबर के ऊपर अटैक होता है नेटो के किसी, तो ये सारे मेंबर्स के ऊपर अटैक माना जाएगा और उसमें फिर आप एक होकर के लड़ाई करेंगे, ठीक है ना। तो नेटो का ये है, और ये आर्टिकल एक बार अप्लाई भी किया जा चुका है 2001 में, जब वहाँ पे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे यूएसए में अटैक हुआ था, तब इसको अटैक ऑन नेटो माना गया था, ठीक है ना। अभी रिसेंटली अगर आप मेंबरशिप देखो तो 30 मेंबर्स हैं। रिसेंट मेंबर है यूगोस्लाव रिपब्लिक ऑफ मैसेडोनिया यानी कि रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ मैसेडोनिया जिसको बोलते हैं, तो रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ मैसेडोनिया 30th मेंबर है। 29th मेंबर मॉन्टेनिग्रो है। 30 मेंबर आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। These are the things. WHO urges halt on sale of live wild animals in the markets. अब WHO ने कंट्रीज से रिक्वेस्ट की है कि जो लाइव वाइल्ड एनिमल्स है, लाइव वाइल्ड मैमल्स हैं, उनको मार्केट में सेल ना किया जाए बिकॉज ऑफ द स्प्रेड ऑफ द जूनोटिक डिसीजेस। अभी रिसेंटली जो 70% इन्फेक्शियस डिसीजेज हैं, चाहे आप अफ्रीकन स्वाइन फीवर देख लो, चाहे आप कोरोना वायरस देख लो, चाहे इसके पहले आप इबोला देख लो, चाहे कोई भी इस तरीके की जो डिसीज है, दी आर ऑल जूनोटिक डिसीजेस। ये सारी की सारी जूनोटिक डिसीजेस हैं, है ना। और जूनोटिक डिसीज का मतलब कि द स्प्रेडिंग फ्रॉम द एनिमल्स। तो इसीलिए WHO ने अर्ज किया है कि आप लोग जो लाइव वाइल्ड मार्केट है, मैमल्स हैं, उनको मार्केट में ना ले आए, एंड दिस हैज बीन द रिक्वेस्ट, है ना। अब यहाँ पे एक ग्रुप का नाम आया था, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ये जो कॉल है WHO का, इट इज इन कंजंक्शन विद द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल्स हेल्थ। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल्स हेल्थ ने भी यही चीज कही है। तो थोड़ा सा आपको मैं वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ बता दूं। ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ जो है बेसिकली इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंप्रूविंग द एनिमल हेल्थ वर्ल्ड वाइड। ये क्या करता है? ये वर्ल्ड एनिमल हेल्थ को वर्ल्ड वाइड इंप्रूव करने का काम करता है। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। 2018 में देखा जाए तो इसके 182 मेंबर कंट्रीज थे, एंड इंडिया इसकी एक मेंबर कंट्रीज है। OIE की मेंबर कंट्रीज में इंडिया भी आता है। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ बोलते हैं इसको, इसमें इंडिया भी इसकी मेंबर कंट्रीज में आता है, ठीक है ना। अगर आप और देखें
तो इसमें एक टेरेस्ट्रियल एनिमल हेल्थ कोड भी इसने बनाया हुआ है, एंड इसके जो स्टैंडर्ड्स हैं वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी मतलब फॉलो करता है कि किस एनिमल का ट्रेड करना है, किसका नहीं करना है, ठीक है ना। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस फ्रांस में है। द हेडक्वार्टर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन OIE इज इन पेरिस फ्रांस। तो दिस इज अनदर थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द सेम। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है जिनको हम देखना चाहते हैं, एंड यू कैन मूव विद मी। यहाँ पे आपको न्यूज़ दिख रही होगी, देखो आगे। लेट मी टेल यू वन न्यूज़ वाज देयर रिगार्डिंग द CCI, है ना, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। लेट मी टेल यू दैट ऑल्सो। लास्ट न्यूज़ होगी आज की, तो मैं वैसे भी आपको चलो बता देता हूँ, उस न्यूज़ नहीं भी आएगा तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया न्यूज़ में था रिसेंटली बिकॉज ऑफ द व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एक एक्ट के थ्रू बनती है, इसलिए स्टैट्यूटरी बॉडी है। इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी सिंस इट वाज फाउंड बाय एन एक्ट। वो एक्ट कौन सा था? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एक्ट 2002 का एक्ट था, ठीक है ना। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया 2002 का एक्ट था, 2002 का एक्ट था। इसके बाद 2003 में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को बनाने की प्रोसेस शुरू हुई, लेकिन 2003 में ये बन तो गया, लेकिन इसकी जो वर्किंग है वो 2009 से स्टार्ट हुई है, 2009 से स्टार्ट हुई है। और एक और चीज़ आपको बता दें कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एक्ट के पहले क्या था? क्या इसके पहले कुछ नहीं था? तो था, तब इसका था MRTP, मोनोपोलीज एंड ट्रेड रिस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिसेस, MTRP, मोनोपोलीज एंड ट्रेड रिस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिसेस करके एक एक्ट था जिसके थ्रू मॉनिटर किया जाता था कि कोई मोनोपोली ना बनाने पाए। और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का भी यही काम है कि कोई मोनोपोली ना बनाए और एक लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए प्रोवाइडेड है। तो ऑल दीज थिंग्स आर द टारगेट्स ऑफ CCI ऑल्सो। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।